हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंस्पिरा पे चल रहा है फ्री रिवीजन बैच, जिसमें हम पिछले 10 वर्षों के पूछे गए सारे सवालों को एक एक करके हल कर रहे हैं और उनके थीम्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और सवाल याद होते जा रहे हैं। हम अभी कर रहे हैं 63वां का पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट सेकेंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 63वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के 61वें सवाल से। क्या है हमारा सवाल? कि वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने राजत्व के सिद्धांत को राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप। अब ये बताइए कि थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स किसने किया था? किंगशिप थ्योरी के लिए कौन जाना जाता है? बलबन। नेक्स्ट, पेपर केम टू बी यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में पेपर का यूज कब से शुरू हुआ? 12वीं शताब्दी से। कब से? 12वीं शताब्दी। फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे याद कर लेना है। यूरोपियन पेंटिंग्स वेर इंट्रोड्यूस्ड। क्या सवाल है? इंट्रोड्यूस्ड। कब इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोपियन पेंटिंग्स को? इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के समय में। ठीक है, लेकिन बीपीएससी ही ने एक सवाल पूछा है कि यूरोपियन पेंटिंग्स अपने जेनिथ पे, अपने सबसे एपेक्स पे कब पहुंचा था? शीर्ष पे पहुंचा था कब? जहांगीर के टाइम में। अगर एपेक्स की बात करेंगे तो क्या आंसर जाएगा? जहांगीर। और इंट्रोड्यूस कब हुआ था? किसके कोर्ट में? अकबर के कोर्ट में। अगला सवाल क्या है? भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब यहाँ का शासक कौन था? अकबर। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वाज नॉट एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अधीन नहीं किया? किसने नहीं किया था? किसको नहीं किया था? ग्वालियर। ग्वालियर में राज किनका था? सिंधियाज का। ठीक है, अगला सवाल क्या है अपना? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम उद्देश्य क्या था? क्या क्या उद्देश्य था? ऑप्शंस पढ़ते हैं। रिपील ऑफ सॉल्ट लॉज, कर्टेलमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स पावर, इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपल, पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। नमक कानूनों को समाप्त करना बिल्कुल था। सरकार की शक्ति में कटौती बिल्कुल। आम जनता को आर्थिक राहत बिल्कुल। और भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ये चारों उद्देश्य थे। तो अपना आंसर क्या जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। 67वां सवाल है अपना, द मोपला रिबेलियन 1921। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था केरला में। ठीक है, और क्यों हुआ था? केरला के जो मुसलमान पीजेंट्स थे उन्होंने किसके खिलाफ आवाज उठाई? वहां के जमींदारों के खिलाफ। इसलिए हुआ था मोपला रिबेलियन 1921 में। अगला, द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग। स्वदेशी आंदोलन भारत में किस समय हुआ था? कितनी बार हम इसको कर चुके हैं? एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन के समय हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। मुझे लगता है ये सीरीज करते करते ये सवाल अब आपको रट चुका होगा कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? कम से कम छठी सातवीं बार ये सवाल इस सेशन में आ चुका है। जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें 6-7 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर क्या है? 1931। बाय विच एक्ट बिहार बिकेम अ सेपरेट प्रोविंस। बिहार किस अधिनियम के तहत एक पृथक प्रांत बना था? किस अधिनियम के? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दो डेट्स बिहार के सेपरेशन, सेपरेट स्टेट को लेके बनता है। पहला कौन सा डेट है? 1912। वर्ष 1912 में बिहार किससे अलग हुआ था? बंगाल से। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद 1936 में बिहार किससे अलग हुआ था? उड़ीसा से। ठीक है, तो इस डेट को हम याद रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगले सवाल पे चले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज
recommended the creation of न्याय पंचायत। क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? किसने की थी? अशोक मेहता कमेटी ने। ठीक है, अब अशोक मेहता कमेटी का नाम आया है तो हम ये जान ले कि इनका रिकमेंडेशन क्या था? 2 टियर पंचायती राज। ठीक है, 2 टियर मॉडल ये लेके आए थे। और बलवंत राय मेहता कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था? 3 टियर पंचायती राज मॉडल। 3 टियर पंचायती राज मॉडल। अब GVK राव कमेटी का नाम यहाँ आ गया है, ये भी पंचायत से ही रिलेटेड थे। मतलब ये तीनों कमेटी का जो नाम आया है ये पंचायती राज रिलेटेड है। मैं ये क्यों बता रही हूँ कि कभी कभार BPSC कमिटीज का नाम एक तरफ और उनके रिकमेंडेशंस को एक तरफ रख देती है या छोड़ के। एक इस तरह का सवाल कि जहाँ 4 ऑप्शंस आपको देगी, 3 ऑप्शंस पंचायती राज से रिलेटेड होगा और एक नहीं होगा। हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि इनमें से कौन सा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कमेटी नहीं है। तो इसलिए हमारा जानना जरूरी है कि कौन कौन सी कमेटीज पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब आगे सरकारिया कमीशन, इसको हमने पिछले सेशंस में कवर किया था। क्या है सरकारिया कमीशन? किससे जुड़ा हुआ था? ये जुड़ा हुआ था सेंटर स्टेट रिलेशंस, है ना। अब आप मुझे बताएंगे कि सरकारिया कमीशन का गठन कौन से वर्ष में हुआ था? मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि BPSC में क्या सवाल आया था कि सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कौन से वर्ष में सबमिट की थी। उसका जवाब क्या था? 1987। तो आप पहले बताएंगे कि सरकारिया कमीशन का गठन कब हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? क्या सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवाएं और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फंक्शन में नहीं आता है। पंचायती राज प्रणाली उल्लेख किस सूची में? पंचायती राज को कहाँ मेंशन किया गया है? स्टेट लिस्ट में। और हमारे तीनों लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, कौन से शेड्यूल में आते हैं? शेड्यूल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हमसे अक्सर पूछता है। आपने देखा था हमने 5th शेड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व किया था, 6th शेड्यूल का क्वेश्चन आया हुआ है, 11वीं 12वीं BPSC का फेवरेट टॉपिक है। अभी हमसे क्या लिस्ट पूछ रहा है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो आप फॉर योर इंफॉर्मेशन आप बताएंगे ये किस लिस्ट में आता है, किस शेड्यूल में आता है? ये आता है 7वीं शेड्यूल में, 7th। ठीक है, लेकिन अगर पंचायती राज पूछा तो वो किस में आएगा? 11वीं शेड्यूल में। तो 12 शेड्यूल याद रखना एकदम मैंडेटरी है, इसको भूलना ही नहीं है। 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज लीगलाइज्ड in certain states such as 1 2 3 4। क्या ऑप्शन है हमारे? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शंस हमारे हैं बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पूछा क्या है? 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन पंचायती राज इन चारों में है। ठीक है, आंसर क्या गया? 1 2 3 4। ठीक, नेक्स्ट, मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? ओनली इन लोकसभा। एकदम इसको दिमाग में बिठा देंगे कि मनी बिल इज प्रेजेंटेड ओनली इन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत संविधान की प्रकृति क्या है? यूनिटरी भी है और फेडरल भी है, एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। तो इसका जवाब क्या जाएगा? फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। प्रकृति में संघात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है, यूनिटरी इन स्पिरिट। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अब आप बताइए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति जी करते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? द वाइस प्रेसिडेंट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? ये देखिए क्या फटाफट पॉलिटी के वन लाइनर क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू whom? ही इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? संसद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती? ठीक है, पिछले 64वीं जब हम कर रहे थे तब भी ये सवाल आया था और उसमें पूछा था, हम मुझे लगता है जहां तक मुझे याद है उसमें भी यही सवाल पूछा था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की मिनिमम एज क्या है। ठीक है, वहां भी हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि 25 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लिए, 30 साल हमने राज्यसभा का बताया था। ठीक है, 25 साल लोकसभा के लिए, 21 साल किसके लिए था? ग्राम पंचायत के लिए। 18 साल हमारी क्या है? वोट देने की आयु। एक कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे कि 18 साल वोटिंग एज कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? किस संविधान संशोधन के मुताबिक वोट देने की जो उम्र थी वो 18 साल की गई थी? आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट एज पूछी गई है जजेस की, क्या है वो? 65 साल। यही अगर हमसे हाई कोर्ट का पूछ ले तो वो क्या होगा? 62 साल। ठीक है, अगला सवाल क्या है, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए हम पीसीएस दे रहे हैं और हमसे पूछ क्या रहा है कि हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा होगा? द कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर और असंगठित क्षेत्र। नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी भी 90% पॉपुलेशन नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में सबसे बड़ी बाधक हो जाती। तो आंसर क्या जाएगा? डी। द एपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल रीफिनांस। ये आप देखिए कि 64वीं और 65वीं मिलाकर एक एक बार ये सवाल पूछ दिया गया। उस वहां पूछा था इनडायरेक्ट फाइनेंस, उसका आंसर गया था नाबार्ड, क्योंकि नाबार्ड डायरेक्टली फाइनेंस नहीं करता है, इट इज अ इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। यहाँ का पूछा एग्रीकल्चरल रीफिनांस, ये कौन सा एपेक्स बैंक है इसके लिए? नाबार्ड। Next, according to the 14th Finance Commission, the percentage share of states in the net proceeds of the shareable central tax revenue. देखिए 14वें फाइनेंस कमीशन, 14वें वित्त आयोग के अनुसार योग्य केंद्रीय कर राजस्व की शुद्ध आय में राज्यों का प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? अब 14th कमीशन के अकॉर्डिंग ये 42% था। जब 15th फाइनेंस कमीशन आया, 15वीं वित्त आयोग जब आया, 15th फाइनेंस कमीशन, तो इसको घटा के 41% कर दिया गया। ठीक है, 16वीं की रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई है, लेकिन वो अक्टूबर तक आएगी। लेकिन 16वीं फाइनेंस कमीशन के आपको बताना है हमें चेयरमैन का नाम। आप ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि 16वीं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम क्या है। चलिए मैं ही बताती हूँ, इनका नाम क्या है? अरविंद पंगरिया। नेक्स्ट, which sector in India attracts the highest FDI equity flow? भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है? किस में आता है? सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में। ओके, नेक्स्ट, who amongst the following is the present governor of RBI? प्रेजेंट गवर्नर उस वक्त का नहीं, अभी का बताएंगे। 3-4 बार इस पूरे रिवीजन सीरीज में हम ये
देख चुके हैं कि हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, संजय मल्होत्रा। कम से कम 4 या 5 बार ये बता चुकी हूं मैं कि आरबीआई का प्रेजेंट गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया, भारत में सीमांत जोत की परिभाषा क्या है? क्या होता है? लेस देन 1 हेक्टेयर। अगर 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर है तो वो क्या होगा? स्मॉल लैंड होल्डिंग। ये है मार्जिनल, और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में क्या कहलाता है? स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। ग्लोबलाइजेशन क्या इंक्लूड नहीं करता है? ऑप्शंस पढ़ते हैं कि वैश्वीकरण में क्या शामिल नहीं है? आयात शुल्कों में कमी, आयात अबॉलिशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, अनुज्ञप्ति की समाप्ति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रभाव, और डी सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी। ग्लोबलाइजेशन क्या इंक्लूड नहीं करता है? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? फैक्चुअल क्वेश्चन, कब लागू हुआ था? 2005 में। नेक्स्ट, ट्रिम्स, मैंने कहा आपको पहले भी, हम सासेब कर रहे थे जब फर्स्ट पार्ट कर रहे थे या 64वीं कर रहे थे, तो उसमें क्या आया था? सासेब। मैंने आपको तभी कहा बीपीएससी क्या करती है, एब्रीविएशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेती है। तो यहाँ ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। नेक्स्ट, नीति आयोग कब, नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। हो सकता है कि 71वीं में भी नीति आयोग को लेके कुछ प्रश्न बन जाएं। क्यों? क्योंकि 2025 में नीति आयोग ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं, 10 इयर्स। आपने देखा कि पिछले सेशन में या शायद 64वीं में हमने नीति का उन्हें फुल फॉर्म पूछा हुआ था कि नीति का फुल फॉर्म क्या है एनआईटीआई का। हो सकता है नीति आयोग को लेके कुछ और सवाल इस बार बन जाए। अगला सवाल क्या है? गुल्लक बच्चा बैंक, ये कहाँ है? पटना में। आउटडेटेड क्वेश्चन है, कब बना होगा? करंट में होगा तो उनने पूछ लिया होगा। अगला हमारा सवाल है, द बेस ईयर फॉर ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष रख दिया है? रख दिया है 2011 से 12। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों और महिलाओं दोनों में साक्षरता का प्रतिशत किस राज्य में सबसे कम है? सबसे कम किस राज्य में है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कहाँ है? बिहार में। अगला, अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में कृषि जोत का औसत आकार कैसा है? ये है लैंड होल्डिंग्स इन बिहार, एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन बिहार इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स क्या है? सेकंड लोएस्ट। लोएस्ट किसका है? केरला का। अगर हमसे लोएस्ट पूछ ले कि लोएस्ट लैंड होल्डिंग कहाँ है, तो केरला में है। और सबसे ज्यादा कहाँ है? हाईएस्ट अगर हमसे पूछ, वो भी जानना जरूरी है, वो कहाँ है? नागालैंड में। ठीक है, अगला सवाल देखें। अगला सवाल है हमारा, द लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस, वर्तमान मूल्य पे प्रति प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस भारतीय राज्य की है? किस भारतीय राज्य की है? बिहार की ही है, और किसकी है? अगला, द लेटेस्ट एनुअल पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार, बिहार में प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत किस स्तर पर है? किस स्तर पर है? फिर से निराशा, लोएस्ट। अगला, द एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन इज हाईएस्ट इन इंडिया फॉर द स्टेट। अब देखिए 2018 में यह सवाल पूछा गया है, ठीक है, तो 2018 में क्या इसका जवाब था? आंध्र प्रदेश। ठीक, और अभी एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन हाईएस्ट कहाँ है?
गुजरात में। अगला सवाल हमारा है द रोड लेंथ पर लैक ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार। अब देखिए इसको बीपीएससी ने अनस्पेसिफाइड कर दिया था, ये कहीं से ढूंढ नहीं पाया था, तो डेटा इनएडिक्वेट करके इसका आंसर आया था। इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ठीक है, तो इस तरह हमने 63वीं का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अपने अगले सेशन में लेके आएंगे जो कि हमारा पार्ट 3 होगा। तब तक आप फिट रहिए, मन से पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।